चलिए जरा आज से बहुत बहुत पीछे चलते हैं, लगभग 45 करोड़ साल पहले की पृथ्वी पर। ओह, ये तो बहुत ज्यादा पीछे हो गया। हाँ, जरा कल्पना करके देखिए उस दुनिया में क्या था। कोई पेड़ नहीं, कोई जंगल नहीं, बस चट्टानें और पानी। बिल्कुल एक सुनसान पथरीली दुनिया। हाँ, अगर आप समुद्र के किनारे जाएंगी तो शायद चट्टानों पर काई जैसी कोई हरी परत दिख जाएगी। बस वही थी जिंदगी। जमीन पर जिंदगी का वो पहला कदम। हाँ, लेकिन वो जिंदगी जमीन से चिपकी हुई थी। तो आज हम जिस सवाल को कुरेदने वाले हैं वो यही है कि वो कौन सी एक चीज थी जिसने पौधों को जमीन पर रेंगने के बजाय आसमान की तरफ उठने की ताकत दी। और कैसे उस एक खोज ने, कह सकते हैं एक आविष्कार ने, हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा। आज हमें एक वीडियो स्क्रिप्ट से कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी मिली है और हम उसी के जरिए लकड़ी के आविष्कार और उसके हैरान कर देने वाले नतीजों की कहानी में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंग से, सूरज की रोशनी के लिए एक खामोश जंग। हाँ, ये सर्वाइवल की लड़ाई थी। उस जमाने में जो पौधा जरा सा भी ऊंचा उठ जाता उसे दूसरों से ज्यादा धूप मिलती थी और यही उसके जिंदा रहने की गारंटी थी। लेकिन एक बहुत बड़ा दुश्मन था, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। हाँ, वो बेचारे पौधे जैसे ही ऊपर उठने की कोशिश करते अपने ही वजन से मुड़कर गिर जाते थे, किसी गीले नूडल की तरह। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कितनी बड़ी बायोलॉजिकल चुनौती थी। सोचिए, आपका शरीर सिर्फ पानी से भरे गुब्बारों से बना है और आपको सीधा खड़ा होना है। नामुमकिन है। बिल्कुल। पौधों की कोशिकाएं, उनके सेल्स कुछ ऐसे ही थे, नरम, लचीले। उन्हें अंदर से किसी सहारे की जरूरत थी, एक चमत्कारी अणु की जो उन्हें अंदर से शक्ति दे सके। एक तरह का अंदरूनी ढांचा या कंकाल। बिल्कुल सही। बिना इसके गुरुत्वाकर्षण की जीत तय थी। तो मतलब उन्हें अपने लिए एक तरह की हड्डी बनानी थी। पर पौधों वाली हड्डियां। तो फिर एवोल्यूशन ने इस चुनौती का क्या तोड़ निकाला? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। लाखों सालों के बाद प्रकृति ने एक क्रांतिकारी अणु खोज निकाला। इसका नाम है लिग्निन। लिग्निन, ये नाम सुना तो है, पर ये असल में है क्या, अगर आसान भाषा में समझना हो तो? बिल्कुल। देखिए, पौधों की जो कोशिका की दीवारें होती हैं, सेल वॉल्स, वो पहले से ही सेल्यूलोज नाम के एक पदार्थ से बनी होती थी। सेल्यूलोज, हाँ, जैसे कागज में होता है। वही। आप सेल्यूलोज को धागों की तरह समझ सकते हैं। ये आकार तो देते थे पर मजबूती नहीं। अब सोचिए कि आप उन धागों के बीच में कोई बहुत मजबूत सीमेंट भर दें। अच्छा। लिग्निन ने ठीक यही काम किया। जब ये सेल्यूलोज के साथ मिला तो इसने एक ऐसा मिश्रण बनाया जिसे हम जैविक कंक्रीट कह सकते हैं। जैविक कंक्रीट, वाह, ये तो कमाल का शब्द है। मतलब सेल्यूलोज के धागे सरिये की तरह और लिग्निन कंक्रीट की तरह। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी जैविक कंक्रीट से लकड़ी का जन्म हुआ। अच्छा, तो यही है लकड़ी का राज। हाँ, और लिग्निन ने पौधों के तनों पर 2 सुपर पावर दी। पहली, जबरदस्त शक्ति जिससे वो सीधे खड़े हो सकें, और दूसरी, वो वाटरप्रूफ हो गए। वाटरप्रूफ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि पानी अब उनके तनों से रिस नहीं सकता था। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये पौधों के लिए जमीन पर एक गेम चेंजर था। तो इस सुपर पावर के मिलते ही मैं कल्पना कर सकती हूँ कि धरती पर क्या हुआ होगा। जो पौधे कल तक जमीन से चिपके थे वो अब आसमान छूने की होड़ में लग गए होंगे। होड़ शब्द यहाँ बिल्कुल सही है। ये एक हथियारों की दौड़ जैसी थी। अगर आपका पड़ोसी आपसे ऊंचा हो गया तो आप छांव में रहकर मर जाएंगे। तो सबको ऊंचा होना था। सबको। और कुछ ही लाख सालों में जो पौधे इंच में नपते थे वो 10, 20 और फिर 100 फीट ऊंचे विशाल पेड़ों में बदल गए। धरती पर पहली बार जंगल उग रहे थे। हाँ, दुनिया हमेशा के लिए बदल रही थी। जरा 1 मिनट रुकते हैं। एक बंजर ग्रह कुछ ही समय में एक हरे भरे ग्रह में बदल गया। लेकिन एक सवाल है, सिर्फ लकड़ी काफी थी क्या? मेरा मतलब है 100 फीट ऊपर तक पानी कैसे पहुंचता था? ये भी तो एक समस्या रही होगी। बहुत अच्छा सवाल है और आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सिर्फ मजबूत ढांचा काफी नहीं था, उन्हें एक बेहतरीन प्लम्बिंग सिस्टम की भी जरूरत थी। प्लम्बिंग सिस्टम? हाँ, और पौधों ने वो भी विकसित किया। उन्होंने जाइलम नाम का एक वैस्कुलर टिश्यू बनाया। आप इसे पतली पतली पाइपलाइनों का एक घना नेटवर्क समझ सकते हैं। अच्छा, जो जड़ों से पानी ऊपर पत्तियों तक ले जाता था। सैकड़ों फीट ऊपर तक। और मजे की बात यह है कि ये पाइपलाइनें भी लकड़ी से ही मजबूत बनी थीं ताकि वो पानी के दबाव से फट ना जाएं।
तो ये तो एक डबल आविष्कार था। पहले लिग्निन से ढांचा बनाया और फिर उसी से पानी की पाइपलाइनें भी बना ली। कमाल है। बिल्कुल। तो फिर इन जंगलों ने हमारे वायुमंडल को भी बदला होगा, है ना? तो बहुत ज्यादा। इन विशाल जंगलों ने एक भूखे राक्षस की तरह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखना शुरू कर दिया और बदले में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। भारी मात्रा में ऑक्सीजन। इसने हमारे ग्रह की केमिस्ट्री को ही बदल दिया। भविष्य में जीवन के लिए एक नया आधार तैयार हो रहा था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। हर बड़े आविष्कार के कुछ अनएक्सपेक्टेड परिणाम होते हैं, और लकड़ी के इस आविष्कार का एक ऐसा भयानक साइड इफेक्ट था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक भयानक साइड इफेक्ट? सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा था, जंगल, ऑक्सीजन, फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ तब हुई जब ये पेड़ मरने लगे। मरने लगे? हाँ, इन शुरुआती पेड़ों के साथ एक बहुत अजीब समस्या थी। जब वो मरते थे तो सड़ते नहीं थे। क्या मतलब सड़ते नहीं थे? तो होता क्या था उनका? वो बस जहां गिरते थे वहीं पड़े रहते थे, हजारों साल, लाखों साल, जैसे पत्थर के बने हो। एक के ऊपर एक पेड़ों के कब्रिस्तान। बिल्कुल। ये तो बहुत ही अजीब बात है। आज तो लकड़ी सड़ जाती है, दीमक खा जाती है, मिट्टी बन जाती है। तब ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस लकड़ी को खाने वाला, उसे सड़ाने वाला कोई जीव धरती पर था ही नहीं। कोई भी नहीं? कोई नहीं। आज ये काम बैक्टीरिया और फंगस करते हैं। उनके पास खास एंजाइम्स होते हैं जो लिग्निन के मजबूत ढांचे को तोड़ सकते हैं। लेकिन उस समय विकास ने किसी भी जीव को यह ताकत नहीं दी थी। लिग्निन एक ऐसा ताला था जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। मैं उस दुनिया की कल्पना कर रही हूँ। लाखों सालों तक पेड़ उग रहे हैं, मर रहे हैं, पर सड़ नहीं रहे, बस ढेर लगते जा रहे। तो फिर इस सारी न सड़ने वाली लकड़ी का हुआ क्या? इसके दो बहुत बड़े और हैरान करने वाले नतीजे निकले। पहला नतीजा आज हमारी दुनिया को चला रहा है। और वो क्या है? कोयला। कोयला? इस न सड़ने वाली लकड़ी से कोयला कैसे? सोचिए, लाखों सालों तक ये लकड़ी की परतें एक दूसरे पर जमा होती रहीं, खासकर दलदली इलाकों में। ये ढेर जमीन में धंसते चले गए। दबाव और गर्मी से? हाँ, ऊपर से और लकड़ी, मिट्टी, चट्टानों का दबाव और धरती के अंदर की गर्मी, इसने उस लकड़ी को धीरे धीरे पकाया। लाखों सालों की इसी प्रक्रिया ने उसे कोयले में बदल दिया। वाह! तो आज हम जो कोयला निकालते हैं वो असल में 30 करोड़ साल पुराने उन पेड़ों के जीवाश्म हैं जो सड़ नहीं पाए थे। बिल्कुल। भूवैज्ञानिक इस दौर को कार्बोनीफेरस पीरियड कहते हैं। कार्बोनीफेरस मतलब कोयलाधारी युग। हाँ, ये नाम बिल्कुल सटीक है। आज हम जो भी कोयला जलाते हैं वो उसी प्राचीन न सड़ने वाली लकड़ी की विरासत है। ये तो हुआ पहला नतीजा जो जमीन के नीचे हो रहा था। लेकिन आपने कहा था कि 2 नतीजे हुए थे। जमीन के ऊपर क्या हो रहा था? जमीन के ऊपर जो हो रहा था वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था, और ये दूसरे नतीजे की वजह बना। विशालकाय कीड़े। विशालकाय कीड़े मतलब बड़े बड़े कीड़े? लकड़ी के न सड़ने से कीड़ों का क्या लेना देना? इसका सीधा वैज्ञानिक संबंध है। देखिए, सड़ने की प्रक्रिया में कार्बन वापस हवा में जाता है ना? हाँ। लेकिन लकड़ी तो सड़ ही नहीं रही थी, तो उसका सारा कार्बन उसी में कैद होकर जमीन में कोयले के रूप में दफन हो रहा था। तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती गई और पेड़ों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन का स्तर बेतहाशा बढ़ता चला गया। अनुमान है कि उस दौर में वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 35% तक पहुंच गया था। 35%? आज तो ये करीब 21% है। मतलब आज से लगभग 1.5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन। बिल्कुल। उस हवा में आग बहुत आसानी से लगती होगी, लेकिन इसका सबसे गहरा असर हुआ कीड़े मकोड़ों पर। उन पे कैसे? देखिए, कीड़ों के फेफड़े नहीं होते। वो अपने शरीर में छोटी छोटी नलियों से सांस लेते हैं। ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब था कि वो अपने शरीर के अंदर तक ज्यादा आसानी से ऊर्जा पहुंचा सकते थे, और इसने उनके आकार पर लगी सीमा को तोड़ दिया। तो वो कितने बड़े हो गए थे? इतने बड़े कि हमें खुश होना चाहिए कि हम उस जमाने में नहीं थे। जीवाश्मों से पता चलता है कि उस समय की ड्रैगन फ्लाई का आकार आज के किसी चील या बाज जितना बड़ा होता था। क्या? चील जितना? मतलब पंखों का फैलाव कितना रहा होगा? लगभग 2.5 फीट तक। 2.5 फीट की ड्रैगन फ्लाई? ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा है। और रुकिए, जमीन पर घूमने वाले कनखजूरे 6 फीट से भी ज्यादा लंबे होते थे। 6 फीट के कनखजूरे? हाँ, और बिच्छू आज के कुत्तों जितने बड़े होते थे। ये विशालकाय कीड़ों का युग था। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि लकड़ी सड़ नहीं रही थी? सीधे तौर पर उसी का नतीजा था। तो एक तरफ जमीन के नीचे कोयला बन रहा था
और दूसरी तरफ जमीन के ऊपर दैत्याकार कीड़े घूम रहे थे। ये दुनिया तो पूरी तरह से असंतुलित हो गई थी। तो क्या ये हमेशा ऐसे ही रहा? नहीं, प्रकृति हमेशा संतुलन खोज ही लेती है, भले ही उसमें करोड़ों साल लग जाएं। तो इस असंतुलन का समाधान कैसे निकला? समाधान भी विकास के जरिए ही आया, एक नए छोटे से जीव के रूप में। और वो कौन था? किसने आखिरकार लकड़ी को तोड़ना सीखा? वो थे कवक, यानी फंगस। करोड़ों साल बाद फंगस के एक समूह ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था। अच्छा। इन्हें आज हम व्हाइट रॉट फंगी के नाम से जानते हैं। ये धरती पर पहले जीव थे जिन्होंने ऐसे शक्तिशाली एंजाइम बनाए जो लिग्निन को तोड़ सकते थे। तो आखिरकार ताले की चाबी मिल ही गई। मिल गई। आखिरकार लकड़ी को पचाने और सड़ाने वाला कोई पैदा हो गया था। तो इस छोटे से फंगस ने आकर सब कुछ ठीक कर दिया? हाँ, एक तरह से। व्हाइट रॉट फंगी के आने के साथ ही धरती पर चीजें वापस पटरी पर आने लगी। अब पेड़ मरने के बाद सड़ने लगे, उनका कार्बन वापस मिट्टी और हवा में जाने लगा। और कार्बन चक्र जो अधूरा था वो फिर से पूरा हो गया? बिल्कुल। और जैसे ही ये हुआ, ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगा होगा? हाँ, ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे सामान्य होने लगा और इसी के साथ विशालकाय कीड़ों का युग भी समाप्त हो गया। और कोयले का बनना भी बंद हो गया होगा? लगभग रुक गया, क्योंकि अब लकड़ी दफन होने से पहले ही सड़ जाती थी। धरती पर एक नया पारिस्थितिक संतुलन वापस आ गया था। तो ये है लकड़ी की कहानी। कैसे एक छोटे से आणविक आविष्कार ने एक बंजर ग्रह को जंगलों से भर दिया, फिर उसकी एक कमी ने हमारे लिए कोयले के भंडार बनाए, और उसी कमी ने धरती पर कुछ समय के लिए विशाल कीड़ों का राज स्थापित कर दिया। ये सब कुछ बस एक अणु पे टिका था। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। लकड़ी के आविष्कार ने सिर्फ धरती का अतीत नहीं बदला, उसने हमारे आज की नींव भी रखी है। वो कोयला जैसे हम आज जला रहे हैं, वो उसी न सड़ने वाली लकड़ी की एक भूविज्ञानिक विरासत है। ये कहानी वाकई हमें आज के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, और यही वो सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। आज हम इंसान भी तो प्लास्टिक जैसे नए न सड़ने वाले पदार्थ बना रहे हैं, है ना? हाँ, जो सैकड़ों साल तक खत्म नहीं होते। तो क्या हम भी अनजाने में भविष्य के लिए कोई नई भूवैज्ञानिक और जैविक विरासत तैयार कर रहे हैं? क्या करोड़ों साल बाद कोई हमारी इस प्लास्टिक की परत को किसी चट्टान में देखेगा और सोचेगा कि उस दौर में क्या हुआ होगा? ये सोचने वाली बात है कि हमारे बनाए इन न सड़ने वाले पदार्थों के क्या अनपेक्षित परिणाम भविष्य में इंतजार कर रहे हैं।